हेलो बच्चों। हेलो सर। बच्चों आज जो है हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 1 है। कल हमने बात किया था थर्मोडायनेमिक्स में क्या हम पढ़ते हैं, हीट से रिलेटेड। सर हीट से रिलेटेड पढ़ते हैं ना, मतलब इस चैप्टर में क्या पढ़ोगे, हीट के बारे में। तो देखो क्या लिखा हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स। इधर देखो, थर्मो का मतलब क्या होता है, हीट या एनर्जी। और डायनेमिक्स ये तुम केमिस्ट्री ये फिजिक्स में पढ़े होगे। डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, मोशन। अरे फिजिक्स में पढ़े हो ना, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स। यस सर। तो डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन और थर्मो का मतलब हो गया हीट। तो इस चैप्टर में तुम क्या पढ़ोगे, इस चैप्टर में तुम हीट का मोशन पढ़ोगे, हीट का मोशन पढ़ोगे। जैसे ये बताना, ये आपका एक रॉड है, ठीक है। और यहाँ पे मैं कैंडल जला दूं, यहाँ पे कैंडल जला दूं, तो बताओ ये यहाँ पे हीट का फ्लो A टू, मान लो ये पोजीशन को आप ए बोल दिए और यहाँ पे बी दे दिए, तो बताओ हीट का फ्लो क्या होगा, ए से बी की तरफ जाएगा या बी से ए की तरफ। ए से बी की तरफ। सर ए से बी की तरफ। ए से बी की तरफ जाएगा। क्या फ्लो कर रहा है, हीट। और हीट का क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। भैया हीट का मोशन हुआ कि नहीं। यहाँ पे आप कैंडल जलाए तो क्या हो गया, कैंडल जलाए तो जो आपका हीट है, टेम्परेचर है, वो क्या हो रहा है, ए से बी की तरफ मूव कर रहा है। तो हीट का क्या हुआ, मोशन हुआ। और हीट को बोलेंगे थर्मो और मोशन को बोलेंगे डायनेमिक्स। इस चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे, हीट का मोशन के बारे में, ठीक है। यस सर। फिर लिखा है यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स क्या है। थर्मोडायनेमिक्स एक ब्रांच है साइंस का जो कि डील करेगा, किसकी डील करेगा, डील्स विद द एनर्जी चेंज टेकिंग प्लेस इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। और एनर्जी मतलब यहाँ पे कौन सी एनर्जी की बात करेंगे हम, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी के बारे में। तो इस ये जो है थर्मोडायनेमिक्स साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें आप बात करोगे एनर्जी चेंज की। और किसकी एनर्जी चेंज, भैया हीट एनर्जी। हीट की। और इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, वो क्या है, थर्मोडायनेमिक्स है। लेकिन चूंकि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो थर्मोडायनेमिक्स आपको फिजिक्स में पढ़ना है, ठीक है। फिजिक्स में ही पढ़ना है, एक चैप्टर है फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स। और केमिकल थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, इसमें आपका जो है ये यह एक थर्मोडायनेमिक्स का ऐसा ब्रांच है जिसमें आप बात करोगे किसके, एनर्जी चेंज टेकिंग प्लेस इन ए केमिकल प्रोसेस। मतलब केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या हुआ कि केमिकल रिएक्शन में एनर्जी का चेंज, मतलब हीट का चेंज। कोई रिएक्शन तुम करा रहे हो, जैसे तुम कोई रिएक्शन क्या हुआ, आप सपोज करो क्या करा दो भाई, एसिड में बेस मिला दो, एसिड में बेस मिला दो, एक रिएक्शन हुआ ना जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। यस सर। तो क्या होगा, तुम्हारा जो तुम्हारा एसिड में अगर मान लो HCl में NaOH डालो, HCl में NaOH डाल दिया, तो तुम्हारा जो बर्तन है वो गर्म हो जाएगा, तुम छुओगे तो हाथ जल जाएगा। तो क्या रखे, क्या हुआ, एक केमिकल रिएक्शन हुआ जिसमें क्या हो रहा है, हीट का, अरे हीट का चेंज हो रहा है ना, हीट का मोशन हो रहा है। यस सर। केमिकल रिएक्शन में हो रहा है तो उसे बोलेंगे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। और नॉर्मल थर्मोडायनेमिक्स में क्या आ जाएगा, इसमें दोनों आ जाएगा, फिजिकल चेंज और केमिकल प्रोसेस। फिजिकल और केमिकल प्रोसेस दोनों में हीट का चेंज, ठीक है। अरे बोलो सर। यस सर। तो ये हो गया हीट। अब देखो थर्मोडायनेमिक्स का एडवांटेज क्या है। नैन्सी आपको लेट हो गया ज्वाइन करने में। ये चैप्टर को सीरियसली लेना भाई। ये बोले ना, तुम्हारा क्लास 11th का पास और फेल बहुत ज्यादा इस पर डिपेंड करेगा, इस चैप्टर पे। तुम्हारे अच्छे परसेंटेज आएंगे कि बेकार आएंगे, ठीक है। मे भी पास फेल तो तुम इस चैप्टर को छोड़ के भी कहीं पास कर जाओ, लेकिन परसेंटेज तुम टॉपर के लिस्ट में जा रहे हो कि लूजर की लिस्ट में जा रहे हो, वो पूरा ये चैप्टर डिसाइड करेगा। इससे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, मतलब इस चैप्टर से मान के चलो तुम्हारा 20% तक भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 15 से 20% वेटेज ये लेके चला जाएगा। 4 क्वेश्चन तो रहते ही यार, 4 से 5 क्वेश्चन लेंगे तुम्हारे स्कूल में कम से कम। तो वेटेज इसका ज्यादा रहता है, थोड़ा इसको सीरियसली लेना। और नीट में भी वेटेज है, ऐसा नहीं है कि नीट में नहीं है, नीट में भी वेटेज है, ठीक है भाई।
तो देखो ये ओके सर। चैप्टर आसान है भाई, जो ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ेगा ना उसके लिए बहुत आसान है ये चैप्टर, बहुत बताओ ना। ये हीट का तो फ्लो हो रहा है, ये कौन नहीं जानता है यार, सब बच्चे सब कोई जानता है। एक छोटा सा बच्चा से भी पूछोगे कि भाई यहाँ पे हम ये जला रहे हैं, तो यहाँ पे वो उसको बोलो तुम यहाँ पे कैंडल जला दो, और उसको उस बच्चे को बोलो भाई यहाँ पे टच कर दो, तो हमने छोटे भाई को बोलना कि भाई यहाँ पे टच करो और तू यहाँ पे कैंडी जला रहा हो, जैसे एक चम्मच ले लो और यहाँ पे तुम कैंडी जलाओ, और तुमने छोटे भाई को बोलो यहाँ पे टच करें, वो भी नहीं छुएगा यहाँ पे, उसको भी पता है कि ये गर्म हो जाएगा। और वो तुम पढ़ रहे हो हीट का फ्लो, हम पढ़ेंगे ये सब बातें पढ़ेंगे, ठीक है। हम पढ़ेंगे कि हीट का फ्लो हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ होगा, आगे चल के बात करेंगे। आसान चैप्टर है और बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, 7-8 लेक्चर में निपट जाएगा ये, बहुत ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर है, अच्छे से पढ़ेंगे 7 से 8 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। चलो एडवांटेज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट थर्मोडायनेमिक लॉ, मतलब थर्मोडायनेमिक्स के लॉ, कल ही हमने बात किया था ना कि थर्मोडायनेमिक्स तुम लॉ पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, 3 लॉ पढ़ेंगे फिर। यस सर। तो ये क्या है, ये आपको इंफॉर्मेशन देगा अबाउट थर्मोडायनेमिक्स लॉ के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स क्या बताएगा, थर्मोडायनेमिक्स के लॉ के बारे में बताएगा। ये लॉ क्या है थर्मोडायनेमिक्स लॉ, ये आगे आगे के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर क्या कर रहा है, इट हेल्प्स अस टू प्रिडिक्ट वेदर ए गिवन केमिकल रिएक्शन विल टेक्स प्लेस और नॉट। हाँ ये भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ये पॉइंट और ये वाला। देखो पॉइंट नंबर 2 क्या कर रहा है, थर्मोडायनेमिक्स आपको बताएगा कि कोई रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। कल हमने आपको अगर थोड़ा बहुत याद होगा तो कल हमने गिब्स फ्री एनर्जी बोला था, जिसे हमने बोला था कि डेल्टा जी निगेटिव हो जाएगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, रिएक्शन अपने आप होगा, और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, यानी कि ये, ठीक है। समझ में आया ये, कल का अगर याद हो तब अच्छी बात, नहीं याद है कोई बात नहीं, ये सब डेल्टा जी हम पढ़ेंगे आगे। यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि थर्मोडायनेमिक्स आपको बताएगा कि ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। पता चला कि तुम कोई रिएक्शन लेके चले गए, जैसे मान लो तुम ए और प्लस बी लेके चले गए और मिला दिया और तुम सोच रहे हो प्रोडक्ट पी बनेगा, लेकिन इट मे पॉसिबल ये ए बी से रिएक्शन ही ना करे, ठीक है। ए और बी से रिएक्शन ही, जैसे सपोज करो तुम ऐसा हुआ, दूध ले लिए, एक बर्तन में तुम मिल्क ले लिए और तुमको पनीर चाहिए, तो मिल्क लिए तो इसमें तुम अगर नींबू डालोगे तो पनीर बन जाएगा कि नहीं, यस सर। नींबू डालोगे तो पनीर बन जाएगा। लेकिन तुमने क्या डाला भाई, ये मिल्क है, तुमको चाहिए प्रोडक्ट पनीर, लेकिन तुमने नींबू की जगह पे तुम क्या डाले, इसमें पानी मिला दिया और तुम इंतजार कर रहे हो कि पनीर बनेगा, क्या पनीर मिलेगा क्या आपको? नो सर। नो सर। या पानी की जगह पे मान लो कोई थी, आप रिफाइंड ऑयल डाल दिए, सरसों का तेल डाल दिए, तभी भी आपको पनीर मिल जाएगा क्या? नो सर। तो ये थर्मोडायनेमिक्स आपको बताएगा कि कोई रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, कोई रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ये थर्मोडायनेमिक्स बताएगा। और कैसे बताएगा उसका ये है डेल्टा जी, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, गिब्स फ्री एनर्जी, ये हम पढ़ेंगे आगे। ये सीधा बोलेगा कि भाई डेल्टा जी अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो रिएक्शन होगा ही नहीं। इसका यूज आप देखोगे क्लास 12 में भी देखोगे, एक तुम्हारा क्लास 12 में एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें भी देखोगे। अभी रहने दो, अभी जितना काम का उतनी बात करते हैं। अगला पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट समझ में आया कि थर्मोडायनेमिक्स आपको बताएगा कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही मतलब हम थर्मोडायनेमिक्स का लॉ लगा लेंगे, हम चेक कर लेंगे कि ये रिएक्शन अगर हो रहा होगा तभी हम आगे प्रोसीड करेंगे। अगर आपको लगे कि नहीं थर्मोडायनेमिक्स में मतलब डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा तो वहीं पे तुम छोड़ दो, कहोगे यार ये तो रिएक्शन होगा ही नहीं। जैसे पहाड़ से पानी गिर रहा है, वो तो गिरना आसान है, अपने आप हो जाएगा, लेकिन फिर से क्या पानी ऊपर चला जाएगा क्या पहाड़ के ऊपर? नो सर। नहीं जाएगा। तो यानी कि पहाड़ पे ऊपर पानी चढ़ना पॉसिबल नहीं है, और ये थर्मोडायनेमिक्स बता देगा आपको। अगला पॉइंट क्या है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस एनर्जी चेंजेस। अच्छा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं कुछ और पॉइंट, ये आपका क्या है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस एनर्जी चेंजेस। हाँ भाई ये थर्मोडायनेमिक्स आपको एनर्जी चेंजेस के बारे में तो बताएगा ही ना, एनर्जी चेंज हो रहा है, ठीक है, किस तरह से हो रहा है ये बताएगा कि नहीं। जैसे अभी हमने बोला ना कि भाई इधर तुम्हारा ये अपने आप गर्म हो जाएगा, यहाँ पे तुम कुछ करने जा रहे हो, कैंडल तुम यहाँ जलाए हो, ये अपने आप ये जगह हॉट हो जाएगा। तो एनर्जी का चेंज के बारे में बताएगा। एक तुम जैसे एक मान लो कंबशन एक्शन करा रहे हो, एक पेपर को लेकर तुम जला रहे हो,
तो पेपर को जलाओगे तो क्या होगा भाई, हीट का प्रोडक्शन होगा कि नहीं, यस सर होगा। एनर्जी का चेंज हुआ ना। यस सर। और वो एनर्जी का चेंज कौन बताएगा, ये आपका थर्मोडायनेमिक्स बताएगा। थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, फिर इसके कुछ लिमिटेशन है, थर्मोडायनेमिक्स के लिमिटेशन है, और एक्चुअली मुझे इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना है, ऊपर वाले को देखो। पहला लिमिटेशन क्या है, थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर। हाँ भाई, थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर के बारे में बताया कि नहीं, यस सर। यस सर। प्रेशर के बारे में बताएगा, अरे पीवी बराबर एन आर टी, यस सर। वो तो यहाँ पे आ ही जाएगा। वॉल्यूम के बारे में बताएगा, अरे देखो टेम्परेचर दोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं, यस सर बढ़ेगा। बढ़ेगा ना। यस। अच्छा बताओ, टेम्परेचर दोगे तो प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं, पहले ये बताओ। सर बढ़ेगा। हाँ बढ़ेगा, अरे पीवी बराबर एन आर टी, उससे भी तो सोच सकते थे यस सर। भाई। यस सर। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है टेम्परेचर के, पीवी यस सर होता है। बराबर एन आर टी। तो बस टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा। वैसे भी देखो ना, यहाँ पे एक बर्तन में तुम क्या रखे हो, कोई भी गैस है, अगर तुम नीचे से टेम्परेचर दोगे तो गैस की मॉलिक्यूल तेजी, रैंडम मोशन, इसका मोशन बढ़ जाएगा कि नहीं, यस सर। मोशन बढ़ेगा तो ज्यादा जाकर टक्कर करेगा भाई, बर्तन पे ज्यादा टक्कर मारेगा। ठीक है, तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर भी आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, और बताओ टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा क्या, यस सर। पीवी बराबर एन आर टी। या फिर तुम ऐसे भी सोच सकते हो, अरे जब हम दूध को बॉयल करते हैं वॉल्यूम बढ़ जाता है कि नहीं, यस सर बढ़ता है। यस सर। तो प्रेशर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो तुम्हारा प्रेशर भी बढ़ जाएगा, वॉल्यूम, और इक्वेशन भी आपको बता रहा है, पीवी बराबर एन आर टी बता रहा है। तो थर्मोडायनामिक्स डील्स विद द प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम ईटीसी ऑफ मैटर इन बल्क। ये बल्क में बात करता है, बट डज नॉट टेल अस एनीथिंग अबाउट इंडिविजुअल मॉलिक्यूल ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल। देखो, तुम मिल्क को बॉयल कर रहे हो, टेम्परेचर तुमने मिल्क को दिया, मिल्क का आप क्या बोले, वॉल्यूम बढ़ गया। वो पूरा मिल्क की आप बात की ना, कि आप मिल्क के एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो, पहले बताओ। पूरे मिल्क की। पूरी मिल्क की बात कर रहे हो ना, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वो पूरे दूध की बारे की बात कर रहे हो, एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे। और यही इसकी लिमिटेशन, एक लिमिटेशन हो जाएगा, तो ये थर्मोडायनेमिक्स जो है ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बताता, doesn't tell us anything about the individual property of atoms or molecule। यह एक इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी के बारे में बात नहीं करता, ये बल्क की बात करता है, पूरा एज ए होल, एज ए होल की बात करेगा, एक इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल की बात नहीं करेगा। ठीक है, यस सर। खैर ये बहुत बड़ा इसका लिमिटेशन नहीं कहलाएगा, ऐसा नहीं है कि ये थ्योरी पूरा फेल हो जाए, जैसे पहले के चैप्टर में होता था उस तरह का नहीं होगा इस चैप्टर में। हाँ, ये जो है सेकंड पॉइंट, ये देखो इसी को और करके लिखा गया है, थर्मोडायनामिक्स डील्स विद माइक्रोस्कोपिक सिस्टम बट नॉट विथ माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। ये माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के बारे में बात करते हैं, मतलब बड़े बड़े सिस्टम के बारे में बात कर रहा है ना भाई, पूरा मिल्क के बारे में। अरे भाई पॉइंट हुआ और करके लिखा हुआ है, ठीक है। यस सर। अब बताओ, थर्मोडायनामिक्स आपको बता दिया कि कोई रिएक्शन होगा कि नहीं, कोई, जैसे आप पानी को मान लो गैस पे रखे, पानी भेपर बन के उड़ रहा है, यस सर। और ये थर्मोडायनामिक्स को बता देगा कि पानी जो है आपका भेपर बन के उड़ जाएगा। लेकिन थर्मोडायनामिक्स ये नहीं बताएगा कि पानी कितने स्पीड से उड़ेगा, कितना टाइम लगेगा इसको पूरा पानी। जैसे एक मान लो आपसे आपसे ही पूछा जाए, एक बर्तन में आपको पानी दे दे और बोले इसको तुम वेपर में कन्वर्ट करो, इसमें पानी है, तो तुम क्या करोगे भाई, गैस जला दोगे नीचे से। यस सर। तो तुम बोलोगे कि हाँ भाई, थर्मोडायनामिक्स तुमको बता दिया, क्या बताएगा कि तुम गैस जलाओगे तो पानी वेपर में बन जाएगा। ये कौन बता दिया, थर्मोडायनामिक्स। लेकिन थर्मोडायनामिक्स आपको ये नहीं बताएगा कि ये कितने घंटे में सारा पानी गायब हो जाएगा, ये टाइम, ये स्पीड के बारे में नहीं बात करेगा। थर्मोडायनेमिक्स आपको स्पीड के बारे में नहीं बताएगा कि ये पानी कितने देर में ऊपर उड़ेगा। तो यही लिखा हुआ है, इट टेल्स अस वेदर ए गिवन केमिकल रिएक्शन विल टेक्स प्लेस और नॉट। ये आपको बताएगा कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन बट देखो क्या लिखा हुआ है, ये थर्मोडायनेमिक्स आपको बताएगा कि कोई रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, बट
does not tell us anything about the rate of reaction. ये कोई रिएक्शन के रेट के बारे में नहीं बताएगा कि रिएक्शन कितना जल्दी होगा। रेट मतलब आप समझो यहाँ पे स्पीड। जैसे पानी को आप बॉयल कर रहे हो, पूरा पानी कितने देर में गायब हो जाएगा ये थर्मोडायनेमिक्स नहीं बता सकता। वो उसके लिए एक क्लास 12 में आपको एक चैप्टर पढ़ना है, काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। उसमें तुम पढ़ोगे क्या, उसमें पढ़ोगे कि कोई रिएक्शन होगा तो कितने तेजी से होगा, उस रिएक्शन को होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। Yes, sir. Yes. तो थर्मोडायनेमिक्स स्पीड के बारे में नहीं बात करते। ये बस कुछ बेसिक बातें थी थर्मोडायनेमिक्स की। ये हो गया आपका लिमिटेशन। ऊपर क्या था हमने पढ़ा, एडवांटेज, ठीक है। बिट्टू शर्मा, ये नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, कोशिश कीजिएगा डेली क्लास ज्वाइन करने की, नहीं तो ये नहीं समझ में आएगा। ये क्लास 11 तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और तुम देखना जब स्कूल में ये चैप्टर, जब तक सितंबर में आ रहा है ना ये चैप्टर, Sir, आ रहा है। Yes, sir. तो तुम खुद सोचो ना, कॉमन सेंस लगाना। अभी कौन सा चैप्टर हो रहा है, मोल हो रहा है, Yes, sir. इसमें मोल हो रहा है ना। नहीं यार अभी, अरे स्क्रीनशॉट क्या, मैं ये पीडीएफ तो भेज ही देता हूँ ना, ग्रुप में भेज दूंगा क्लास के बाद में। अभी ज्यादा नहीं पढ़ा है भाई, देख लो इधर, देखो बस। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। थर्मो मतलब हीट ही होता है। तो बस यही पढ़े हैं कि थर्मोडायनेमिक्स 1 पेज 2 और 3, बस और कुछ नहीं पढ़ेगा। देखो तुम खुद सोच, ये हिसाब जोड़ो। मोल, अच्छा ये कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है तुम्हारी केमिस्ट्री में, मोल आ रहा होगा पक्का, पीरियोडिक एटॉमिक स्ट्रक्चर भी आएगा। Yes, sir. Yes, sir. टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। पीरियोडिक टेबल आएगा ना, Yes, sir, आ रहा है। केमिकल बॉन्डिंग भी आएगा, Structure of आएगा रिडॉक्स रिएक्शन। क्या, अरे एक रिडॉक्स भी आएगा। हाँ तो इसके बाद हम रिडॉक्स ही पढ़ेंगे। यस, इसके बाद थर्मो के बाद में हम रिडॉक्स ही पढ़ेंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग भी आएगा, फिर तुम्हारा ये थर्मो भी आ रहा है Yes, sir. और रिडॉक्स भी Yes, आएगा। sir. Yes, नहीं sir. आ रहा है इक्विलिब्रियम, वो सर नहीं आ रहा हाँ, था। वो नहीं आ रहा। हाँ वो नहीं आ रहा। तो खैर मैंने तो बोल ही दिया यार, थर्मोडायनेमिक्स तुम्हारा 7 से 8 लेक्चर में ये निपट जाएगा। और रिडॉक्स तुम्हारा 3 से 5 लेक्चर के बीच में ये खत्म हो जाएगा। यानी कि टोटल हमें सिलेबस कंप्लीट करने के लिए कितने लेक्चर चाहिए, हमें चाहिए लगभग 13 लेक्चर। अब एक हफ्ते में आपकी आती है 4 लेक्चर, यानी कि 3 वीक अगर तुम जोड़ोगे सर, तो एक महीने में खत्म हो जाएगा। हाँ 3 वीक, 1 महीना से कम ही यार, महीने से कम कितना, 15 अगस्त या आजादी के दिन तुम्हारा ये निपटा देंगे, कोशिश रहेगा। हाँ 3 वीक। हाँ ये 15 अगस्त से पहले पक्का खत्म हो जाएगा डेफिनेटली। तो देखो हम यहाँ पे 15 अगस्त तक ये खत्म कर देंगे, ठीक है। हाँ कल रिवीजन क्लास होगी, लेकिन तुम स्कूल में जोड़ो, स्कूल में तो अभी मोल ही चल रहा है। Yes. अच्छा आपका बर्थडे है, ओके हैप्पी बर्थडे बिट्टू शर्मा भैया, बर्थडे है तो क्या मिलेगा भाई, हम लोग को क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा खाने को, अरे बोलो। अरे बच्चा माइक को ऑन नहीं करेगा। तो क्या भाई, हमें खाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, तुम ये करो डेली क्लास ज्वाइन करो, ठीक है। अरे डेली क्लास ज्वाइन करो। हाँ ये नया चैप्टर स्टार्ट हुआ, अब समझ में भी आएगा। देखो थर्मोडायनेमिक्स का एक यहाँ पे आपको प्लस पॉइंट ये मिलेगा, थर्मो में बाकी किसी चैप्टर का यूज नहीं होगा। थोड़ा बहुत आपको मोल आना चाहिए, बस मोल निकालने थोड़ा सा आना चाहिए, और एक इक्वेशन पी बराबर एनआरटी आना चाहिए। पीछे का कोई भी चैप्टर का आपको ऐसा नहीं होगा कि हाँ आपने केमिकल बॉन्डिंग छोड़ दिया तो थर्मो आपको नहीं समझ में। केमिकल बॉन्डिंग थर्मोडायनेमिक्स में कोई लेना देना नहीं। सिमिलरली पीरियोडिक टेबल और थर्मो में भी कोई रिलेशन नहीं है, एटॉमिक स्ट्रक्चर और थर्मो में भी कोई रिलेशन नहीं है। तो ये एक अलग ही चैप्टर है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखो ये जो है, अब तुम सोचो ना, खुद सोचो ना, एक मोल कंसेप्ट है, स्कूल वाला इस यहाँ से यहाँ यहीं तक आने में वो पूरा सितंबर तक पहुंच जाएगा। फिर वो क्या करेंगे, थर्मो को 2-3 लेक्चर में निपटा देंगे, यही होगा। तुम अरे इतना तो दिमाग लगा सकते हो ना, 2-3 लेक्चर में ही तो खत्म करेंगे, टाइम कहाँ है स्कूल वाले पास। Yes, sir.
बस एक अगस्त बचा, सितंबर में तुम्हारा एग्जाम है भाई। जो बच्चा अभी जानते हो, अभी जो सो रहा है उनको सितंबर में बहुत तकलीफ होने वाली है। सितंबर में एग्जाम है। कहाँ से स्कूल वाले कहाँ से कंप्लीट करा पाएगा यार। एक ढंग से पढ़े तो एक केमिकल बॉन्डिंग में पूरा अगस्त निपटा दे। हमने 13 लेक्चर किया था भाई, वो भी 1.5 घंटे की, नहीं खत्म हो पाएगा। तो इसलिए थोड़ा मन से यहाँ पे पढ़ो। हाँ वो पढ़ाएंगे, नहीं छोड़ देंगे, हाँ छोड़ देंगे, लेकिन क्वेश्चन तो पूछेंगे भाई, क्वेश्चन पूछेंगे। ये मत समझना कि वो छोड़ देंगे तो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। हाँ वो पढ़ाए या ना पढ़ाए, वो मान के चलते कि तुम सब पढ़ रहे हो, खुद से पढ़ रहे हो। चलो ये हो गया बेसिक कुछ बातें। अब आते हैं चैप्टर। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो तो बस ऐसे ही बेसिक बातें कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। ठीक है, चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे कॉमन टर्मिनोलॉजी, मतलब सिस्टम। देखो एक होता है सिस्टम, एक होता है सराउंडिंग, एक आपका बाउंड्री लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक लिखा हुआ है यूनिवर्स। सबके बारे में कल हमने बात किया था थोड़ा थोड़ा। देखो फिर से बताते हैं, ये तुम्हारा मान लो एक तुम्हारा ये कोई बर्तन है, इसके अंदर कुछ भी है उसको तुम क्या बोलोगे? सिस्टम की सराउंडिंग बोलोगे। अरे ये बर्तन के अंदर, सिस्टम। हाँ बर्तन के अंदर कुछ भी है उसे तुम बोलोगे सिस्टम, ठीक है भाई। और बर्तन के बाहर जो भी है सराउंडिंग। सराउंडिंग। और ये सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों मिल जाए, यानी कि दोनों सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों मिल जाएगा तो क्या होगा? तुम्हारा पूरा ब्रह्मांड हो जाएगा, यूनिवर्स। यूनिवर्स तो बन जाएगा। यूनिवर्स बन जाएगा। सिस्टम और सराउंडिंग मिल जाएगा तो आपको क्या बन गया? यूनिवर्स बन गया। ठीक है, यस सिस्टम सर। क्या हुआ? Yes, सिस्टम sir. हुआ आपके बर्तन के अंदर की चीजें। एक कुकर के अंदर तुम जो भी सामान रखे हो, प्रेशर कुकर के अंदर मान लो तुम दाल बना रहे हो, चावल बना रहे हो, तो तुम्हारा राइस क्या है? अगर वो बर्तन के अंदर है तो क्या होगा? सिस्टम में है। और वही राइस को तुम बाहर निकाल के प्लेट में परोस दो तो वो राइस अब कहाँ चला गया? वो सराउंडिंग में चला गया। ठीक है, यही होता है सिस्टम Yes, और sir. सराउंडिंग। तो क्या लिखा हुआ है देखो, सिस्टम क्या है? द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ दोज मॉलिक्यूल विच आर रिएक्टिंग और ए पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर। अरे वही सब चीजें सिस्टम मतलब समझ में आ रहा है, जो अंदर है, ठीक है, और सराउंडिंग मतलब जो बाहर है। और बाउंड्री क्या हो जाएगा? बाउंड्री क्या हो जाएगा? अरे बर्तन का जो लेयर है भाई, कुकर का भाई जो लेयर है ना, अरे ये क्या होगा? ये तुम्हारा क्या होगा? सिस्टम की बाउंड्री। हाँ ये है आपकी बाउंड्री, बाउंड्री है। अरे बाउंड्री नहीं हो गया? सिस्टम और Yes, sir. सराउंडिंग को जो सेपरेट Yes, कर रहा है उसे क्या बोलोगे? उसे बोलोगे आप बाउंड्री बोलोगे। ठीक है, उसको क्या बोलोगे? बाउंड्री। देखो तो ये तुम्हारा क्या हो गया? ये आपका देखो इधर, ये सिस्टम, बाहर सब कुछ सराउंडिंग, और ये क्या है? ये बाउंड्री है। ठीक है, Yes, sir. तो बाउंड्री क्या है? ये एक इमेजिनरी लेयर है जो कि सेपरेट करता है सिस्टम और सराउंडिंग। यह एक इमेजिनरी लेयर है जो कि सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करेगा। सेपरेट करता है। इट अलाउज अस टू कंट्रोल एंड कीप ट्रैक ऑफ ऑल मूवमेंट ऑफ मैटर एंड एनर्जी। यूनिवर्स क्या हो गया? ये तो हम कल से ही बात कर रहे हैं, सिस्टम प्लस सराउंडिंग Yes, sir. इक्वल टू यूनिवर्स। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो सिस्टम तीन तरह के, एक ओपन, एक क्लोज और एक आइसोलेटेड। ये फिगर से तुम समझ सकते हो। ओपन सिस्टम क्या हुआ? जो जिसका ढक्कन पूरा खुला हो। भैया बर्तन का ढक्कन खुला रहेगा तो क्या बोलोगे? ओपन। Open. नाम से ही पता चल रहा है ना, ओपन मतलब क्या हो? खुला हुआ। Yes, sir. कुकर का ढक्कन खोल दोगे तो वो सिस्टम हो जाएगा ओपन। अब ये ओपन सिस्टम में ऐसा क्या होता है? तो ये ओपन पहले टर्म समझ लेते हैं। क्लोज सिस्टम मतलब क्या हो गया? भाई ढक्कन बंद कर दो, Yes, sir. कुकर का ढक्कन बंद कर दो। तो फिर आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा? अच्छा क्लोज आइसोलेटेड में क्या अंतर होगा दोनों में? तुम बताओ, तो बता सकता है क्लोज और आइसोलेटेड? ढक्कन दोनों में बंद है, क्लोज में भी आइसोलेटेड में भी। हाँ रिंकू बताओ, अरे बता सर सकते। आइसोलेटेड में ना एक्सचेंज नहीं होगा, ना एनर्जी का और ना हीट का, हाँ गैस का। हाँ सही बता रहे हो,
देखो जैसे तुम्हारा एक मान लो ये क्या है आपका, ये तुम्हारा मान लो बर्तन है स्टील का, स्टील का कोई बर्तन है, कढ़ाई वगैरह है। मान लो कढ़ाई में तुम सब्जी रख दो या कुकर में तुम चावल रख दिए और कुकर के चावल को ढक्कन बंद किया, क्या वो चावल हमेशा गर्म ही रहेगा कि कुछ देर बाद ठंडा हो जाएगा? नो सर, नो सर। वो चावल कुछ देर बाद ठंडा हो जाएगा ना। यस सर, यस लेकिन वो तो क्लोज सिस्टम था, तुमने तो ढक्कन बंद किया था। यस सर। तो तुमने तो ढक्कन बंद किया था, तो ढक्कन बंद को हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम। लेकिन ठीक है वो सिस्टम क्लोज था, लेकिन वहां से हीट का एक्सचेंज हो रहा है। तुम्हारा कुकर का टेम्परेचर क्या होगा? मान लो तुम्हारा कुकर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस और बाहर का एटमोस्फेयर का टेम्परेचर क्या है? 25। यस अब सर। बताओ, आपको भी पता है हीट का फ्लो हायर बॉडी से लोअर बॉडी, तो मतलब तुम्हारा टेम्परेचर, कुकर का टेम्परेचर क्या था? 50 और बाहर का टेम्परेचर है 25। आपको ही पता है टेम्परेचर ये 50 से 25 जाएगा और कुछ देर बाद कुकर के अंदर का सब सामान 25 पे आ जाएगा, यानी कि चावल तुम्हारा ठंडा हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं? यस सर, यस तो भले ही वो ढक्कन बंद था, लेकिन हीट का एक्सचेंज तो हो गया, यस सर। हो गया ना। तो उसे बोलोगे क्लोज सिस्टम। लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम में जैसे कि आपका मान लो वो मिल्टन का जो बॉटल नहीं आता है, मिल्टन का, अरे मिल्टन का बॉटल आता है, उसमें तुम Yes, पानी sir. रख दो 50 डिग्री सेल्सियस पे या चाय रख दो, क्या वो ठंडा होगा जल्दी? No, नो sir. सर। उसमें तुम्हारा हीट का एक्सचेंज, वो तुम्हारा 24 घंटे तक गर्म रहेगा, उसमें आपका हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। क्या होगा? उसमें आपका हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, तो उसे क्या बोलोगे? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, उसे क्या बोलोगे? आइसोलेटेड सिस्टम। या फिर तुम सपोज करो कि मान लो तुम्हारा लकड़ी का कोई ये है, बॉक्स है। लकड़ी का बॉक्स इंसुलेटर होता है कि नहीं? यस सर। इंसुलेटर के अंदर तुम कुछ रख दोगे और पूरा लकड़ी को तुम बंद कर दिए, तो हीट का एक्सचेंज तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि क्या है, ये तुम्हारा इंसुलेटर का बना हुआ है ना। यस सर। हाँ, तो देखो क्लोज सिस्टम और ओपन आइसोलेटेड सिस्टम में यही अंतर है कि आइसोलेटेड सिस्टम में हीट भी बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन क्लोज सिस्टम में हीट बाहर निकल जाएगा। देख रहे हो, हीट बाहर निकल रहा है। यस सर, निकल इसमें रहा तुम है। चावल रखोगे तो ये ठंडा हो जाएगा, लेकिन मिल्टन के बोतल में रखोगे तो वो ठंडा नहीं होगा। तो वो बॉटल, मिल्टन का बॉटल क्या हो गया? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड। और ये क्लोज क्या हो गया? ये तुम्हारा Isolated. प्रेशर कुकर। और ओपन सिस्टम, प्रेशर कुकर का ढक्कन खोल दो, ओपन सिस्टम हो गया। ठीक है, तो ओपन Yes. सिस्टम को में ऐसा क्या हो रहा है कि इसको ओपन बोल रहे हैं? देखो ओपन में ये होगा ना, मान लो ये तुम गैस रखे हो, इसके अंदर गैस रखे हो, तो हीट तो बाहर निकलेगा ही भाई, वो गैस के मॉलिक्यूल भी बाहर निकल जाएंगे नहीं? यस सर, निकल तो जाएंगे। गैस के मॉलिक्यूल भी बाहर निकल जाएंगे, तो इसलिए इसको ओपन सिस्टम बोलते हैं। ओपन सिस्टम में देखो मैटर भी बाहर निकलता है और टेम्परेचर भी बाहर निकलता है, हीट भी बाहर निकलता है। क्लोज में क्या हो रहा है? केवल और केवल हीट बाहर निकलेगा, मैटर बाहर नहीं निकलेगा। अरे ऐसा थोड़ी है कि चावल केवल ठंडा होगा कि चावल भी बाहर निकल गायब हो जाएगा। नो सर। चावल थोड़ी है, नो ऐसा थोड़ी है सर। कि भाई तुमने क्लोज सिस्टम में रखा और चावल गायब हो गया। ठीक है, ठीक है। और आइसोलेटेड, अरे तीनों टर्म समझे? ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड। अरे यस सर। किसी को नहीं समझा होगा तो बोलेगा। अब देखो ये पढ़ लो, ओपन सिस्टम क्या है? जिसमें केवल क्या, देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ मैटर एज वेल एज एनर्जी। इसमें मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो जाए, मतलब दोनों भाग जा रहे हैं। गैस, मैटर मतलब मान लो गैस है, अगर सिस्टम ओपन ओपन है तो गैस के मॉलिक्यूल भी भाग जाएंगे, और वो थोड़ी देर बाद वो तुम्हारा, और मान लो टेम्परेचर गैस गर्म है, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम नहीं हो जाएगा? Yes, sir. यस सर। नहीं, चावल नहीं गैस होगा, लेकिन चावल का जो मतलब जो गैस वगैरह है वो सब तो गायब हो जाएगा ना। मैं तो बस आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। गैस को तुम रखो, गैस गायब हो जाएगा, मैटर। ठीक है, यस सर। चावल कैसे गायब हो जाएगा? फिर तो तुम कहोगे भूत है, भागो। हाँ, चावल अगर तुम बनाने में वो जो नहीं होता है, क्या होता है, अरे अगर वो मान लो उसी प्रेशर कुकर का पूरा मतलब
क्लोज सिस्टम समझे? प्रेशर कुकर ये पूरी तरह से क्लोज नहीं, क्योंकि उसमें सीटी लगता है। Yes, sir. वो क्लोज बनाने के लिए उसका जो होता है ना सीटी, जो ऊपर वाला, उसको भी तुम बंद कर दो, पूरी तरह से पैक कर दो, अब जाके वो प्रेशर कुकर क्लोज सिस्टम होगा। और उस क्लोज सिस्टम में क्या, क्या बताओ, उसमें से तुम्हारा भाप बाहर निकल सकता है? No, sir. नहीं निकलेगा। लेकिन इसमें भाप या फिर हम जो ये कहते हैं पानी जो होता है लिक्विड, कभी कभी बाहर नहीं आने लगता चावल बनाते हो तो क्या वो चावल बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। लेकिन No, जब sir. ओपन सिस्टम में तुम बनाओगे तो बताओ, वेपर निकल रहा है, पानी निकल रहा है ना, चावल नहीं गायब हो रहा है, लेकिन Yes. पानी तो गायब हो रहा है ना चावल का। Yes, sir. तो ओपन सिस्टम में Yes. पानी का चावल गायब होगा, लेकिन क्लोज में वो पानी चावल का पानी नहीं गायब होगा। ठीक है, तो क्लोज सिस्टम में क्या हो गया, जिसमें देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, केवल एनर्जी, क्लोज में केवल एनर्जी का एक्सचेंज होगा, कोई मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा। मतलब चावल का पानी नहीं गायब होगा, उसी में रहेगा, उसको जगह ही नहीं निकलने के लिए। तभी तो तुम सुनते होगे ना भाई, तुम्हारा कभी कभी प्रेशर कुकर क्लोज सिस्टम में जाता होगा, जैसे नहीं होता होगा, सुनते होगे कि भाई वो जो होता है होल उसमें या सीटी लगने वाला जो जगह, वो ये किसी चीज से क्या हो गया, क्लोज हो गया था, और जिसकी वजह से कुकर ब्लास्ट कर गया। नहीं सुने हो? Yes, sir. सुना है. Yes, sir. कुकर ब्लास्ट कर जाता है ना, तो एक्चुअली Yes, उनका sir. कुकर क्लोज सिस्टम बन गया होगा। क्लोज सिस्टम बन गया होगा, अब तुम नीचे से टेम्परेचर दे रहे हो, प्रेशर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, लेकिन मैटर तो बाहर निकल नहीं रहा है। No, sir. मैटर बाहर नहीं निकल रहा है, क्योंकि आपका क्या हो गया, प्रेशर कुकर क्लोज सिस्टम बन चुका है, तो मैटर बाहर नहीं निकलेगा और एनर्जी बढ़ रहा है, तो फाइनली ब्लास्ट तो होगा ही। तो भाई ब्लास्ट हो गया। Yes, sir. आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें किसी का एक्सचेंज ना हो, किसी भी चीज का एक्सचेंज ना हो, चाहे वो मैटर या एनर्जी, किसी भी चीज का एक्सचेंज ना हो। किसके साथ? सराउंडिंग के साथ। सराउंडिंग मतलब जो बाहर, जो बाहर है उसी सराउंडिंग बोलेंगे। अरे समझ में आया ये? Yes, sir. तो यहाँ पे देखो, एक पढ़ भी लो, सिस्टम के बारे में फिर से लिखा हुआ है, वही सब चीज लिखा होगा। सिस्टम क्या है? A system is defined as a specific part of universe or a specified portion of the matter which is under experimental investigation. सिस्टम मतलब बर्तन के अंदर, और सराउंडिंग मतलब रेस्ट पार्ट। सिस्टम के बाहर. हाँ, बाहर मतलब सिस्टम के बाहर, रेस्ट पार्ट ऑफ। ठीक है, तो देखो यूनिवर्स क्या हमने पढ़ा है भाई। ठीक है, बाउंड्री क्या था? एनीथिंग विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग, जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करेगा उसे बाउंड्री कहेंगे। Yes, sir. बाउंड्री क्या हो सकता है? कंडक्टिंग भी हो सकता है और नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है। अभी हमने देखा ना, मिल्टन का जो बाउंड्री था वो क्या था? नॉन कंडक्टिंग था। एक लकड़ी का तुम बाउंड्री बनाओगे, वो नॉन कंडक्टिंग है। लेकिन कंडक्टिंग बाउंड्री किसका हो जाएगा? एक ग्लास का, एक प्रेशर कुकर का, वो कंडक्टिंग बाउंड्री है। बाउंड्री कैन बी रिजिड और नॉन रिजिड। बाउंड्री जो है वो मतलब रिजिड मतलब समझ रहे हो? रिजिड मतलब नहीं समझते हो? सॉलिड टाइप का। ठीक है, तो बाउंड्री एक सॉलिड टाइप का हो सकता है, मतलब मजबूत, जिसको तुम मतलब रिजिड नहीं होता है भाई, इंग्लिश वर्ड है यार। बाउंड्री आपका रिजिड भी हो सकता है और नॉन रिजिड भी हो सकता है। बाउंड्री कैन बी रियल और इमेजिनरी। बाउंड्री आपका रियल भी होगा और इमेजिनरी भी होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए रिएक्शन इज कैरिड आउट इन ए बीकर। एक बर्तन में, एक बीकर में तुम एक रिएक्शन करा रहे हो, तो द कंटेंट ऑफ बीकर कंस्टिट्यूट द सिस्टम। मतलब जिस बीकर के अंदर जो कुछ भी है उसको तुम सिस्टम कहोगे, और बीकर के बाहर जो कुछ भी है उसे सराउंडिंग कहोगे। सराउंडिंग कहेंगे. ठीक है, इसके अंदर क्या लिख रहा है? टाइप्स ऑफ सिस्टम हमने पढ़ ही लिया भाई। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम में क्या था? ढक्कन खुला था। जैसे फॉर एग्जांपल कॉफी इन ओपन ग्लास। अरे कॉफी को ओपन ग्लास में रखोगे तो क्या होगा? तुम्हारा कॉफी का वेपर भी गायब हो रहा है, Yes, sir. और कॉफी ठंडा भी हो रहा है। Yes, sir. फिर ये हो गया हॉट वाटर इन ओपन ग्लास। अरे हॉट वाटर को भी पानी मतलब ओपन ग्लास में रखोगे तो क्या होगा? पानी का वेपर भी गायब हो रहा है, वेपर गायब हो रहा है, यानी कि मैटर गायब हो रहा है, और पानी ठंडा भी हो रहा है। ऑल लिविंग सिस्टम, सारे लिविंग सिस्टम क्या है? जैसे ह्यूमन बीइंग, प्लांट, एनिमल, ये सब क्या है? ओपन सिस्टम है। ठीक है, क्लासरूम, क्लासरूम भी तुम्हारा क्या हो गया? ओपन सिस्टम हो गया। अर्थ क्या हो गया? ओपन सिस्टम हो गया। अरे क्लासरूम तुम्हारा पूरा बंद है क्या? क्या क्लासरूम में से बच्चे बाहर नहीं निकल सकते क्या? निकल सकते निकल हैं। सकते हैं. और क्या क्लासरूम में को अगर मान लो एसी तुम चला के रख दिए, तो क्या एसी का वो तुम्हारा टेम्परेचर और दरवाजा तुम्हारा खुला हुआ है, क्या वो रूम तुम्हारा ठंडा ही रहेगा क्या? बाहर से तुम्हारा बाहर की
टेम्परेचर जो ज्यादा है वो तुम्हारे क्लासरूम में इंटर नहीं कर जाएगा? सर कर देगा। बस, तो ये सब क्या हो गया, ओपन सिस्टम हो गया। फिर क्लोज सिस्टम क्या हो जाएगा? क्लोज सिस्टम हमने समझाई दिया, इसका एग्जांपल देख लो। कॉफी इन क्लोज्ड वेसल। अब देखो कॉफी को एकदम ऐसे बोतल में रखो जैसे मिल्टन के बोतल में, कि वेपर भी बाहर नहीं निकल रहा है। नहीं, क्लोज सिस्टम है ना, तो मिल्टन की बोतल में नहीं रखेंगे। इस बार क्या रखेंगे, केवल प्रेशर कुकर में रखेंगे। क्लोज सिस्टम में तुम क्या करो, कॉफी को एक प्रेशर कुकर में रखोगे, तो प्रेशर कुकर में रखोगे और उसका ढक्कन बंद है, तो बताओ वो कॉफी का वो वेपर भले बाहर नहीं निकल रहा है, लेकिन बर्तन तो ठंडा हो जाएगा ना। यस सर। फिर क्या है, इसका एग्जांपल तुम्हारा क्या है, हॉट वाटर इन क्लोज्ड वेसल। हॉट वाटर को क्लोज्ड वेसल में रखिए। फिर क्या है, ऐसे ग्लोइंग बल्ब, बल्ब तुम्हारा जल रहा है, वो भी तुम्हारा क्या है भाई, क्लोज सिस्टम नहीं हो गया? अरे एक बल्ब है, बल्ब से एनर्जी तो बाहर निकल रहा है कि नहीं? यस सर निकल रहा है। बल्ब को जला दो, तुम्हारा 100 वाट का बल्ब जला दो, तुम्हारा क्या होगा? देखो, बल्ब का जलना या ट्यूबलाइट का जलना, भाई ट्यूबलाइट और बल्ब जलता है तो उसमें से मैटर तो बाहर नहीं निकलते, लेकिन हीट निकलता है ना बाहर। यस सर। तो क्या हो गया, वो भी आपका क्लोज सिस्टम हो गया। ए सैटेलाइट इन ऑर्बिट, मतलब सैटेलाइट जो है और अपने ऑर्बिट में है, उससे भी आपका क्या होगा भाई, हीट तो बाहर निकल जाएगा ना। हीट निकलेगी। यस सर। आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल क्या हो गया, कॉफी इन थर्मोप्लास्ट। अरे मिल्टन के बोतल में रखो कॉफी, वो हमेशा क्या रहेगा, गर्म ही रहेगा। ठीक है, आया समझ में? Yes. तो किसी को देखो ये 3 टर्म, सिस्टम नहीं, 3 नहीं 5 टर्म सिस्टम। अभी हमने क्या पढ़ा, सिस्टम सराउंडिंग। फिर थी तुम्हारा सिस्टम 3 तरह के, ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड, बस इतना ही पढ़ा। किसी को इसमें कोई डाउट तो बताओ भाई। नो सर। देखो ये No. सब ये जो तुम पढ़ रहे हो ना, ये चैप्टर का बेसिक पढ़ रहे हो, बहुत बेसिक, और ये बहुत बार इस चैप्टर में यूज होगा। ठीक है, आगे ये सब बातें आपको यूज होगा, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम। ठीक है, तो उसमें मत पूछना सर ये ओपन सिस्टम क्या है बता दो, या ये क्लोज सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, सब मत पूछना भैया। अगर कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। बहुत, सबको आगे समझ में? यस सर। चलो अब यहाँ पे देखो, स्टेट ऑफ द सिस्टम। अब देखो सिस्टम, अब सारा बात आपके सिस्टम पे चलेगा, क्योंकि सराउंडिंग से हम क्या, अगर कोई तुम बताओ एक रिएक्शन कराते हो तो तुम क्या करते हो, फर्श पे मतलब एक टेबल पे रिएक्शन कराते हो कि एक बर्तन के अंदर, बीकर के अंदर कराते हो? बीकर के अंदर। तो बीकर के अंदर है तो यानी कोई सिस्टम है कि सराउंडिंग है? System. सर सिस्टम है। सिस्टम है। तो हम जो भी रिएक्शन कराएंगे तो सिस्टम में होगा। तो इस चैप्टर में अब जो भी बात हम आगे करेंगे, ठीक है, सराउंडिंग पे बहुत कम बात, सिस्टम पे हमारा ज्यादा फोकस रहेगा। तो स्टेट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का स्टेट आओ पढ़ते हैं क्या है। प्रॉपर्टी विच डिफाइन स्टेट ऑफ एनी सिस्टम आर कॉल्ड इट्स स्टेट वेरिएबल or thermodynamic variable or thermodynamic quantity. The state of system is defined by their measurable property like temperature, pressure, ये सब पढ़ लेना ही है. If any of the property change, state of the system is said to be changed. अच्छा, कल हम एक पढ़े थे स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन पढ़े थे हम लोग, यस सर पढ़ा था। और एक पढ़ा था हमने स्टेट फंक्शन मतलब क्या, अच्छा क्या पढ़ा था बताओ? पढ़ा था तो बताओ भाई क्या पढ़ा था, एग्जाम्पल ही बता दो, एग्जाम्पल अगर याद हो तो। स्टेट फंक्शन का एग्जाम्पल ही याद हो तो एग्जाम्पल ही बता दो। अरे कुछ स्कूल का एग्जाम्पल दिए थे कि स्कूल आपको पहुंचना है, 3 रास्ते हैं, आप किसी कौन से Yes, रास्ते sir. से जा रहे हो, ये इससे आपके टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस रास्ते से जा रहे हो। टीचर को क्या चाहिए कि तुम क्लास टाइम नहीं पहुंचो, स्कूल टाइम नहीं पहुंचो। अरे कब भूल गए भाई, भूल गए क्या? Yes, sir. अरे यार कल ही तो बताया था। देखो इधर देखना, यहाँ पे मान लो ये तुम्हारा घर है या फिर ये तुम हो,
और ये तुम्हारा स्कूल है, ये तुम्हारा स्कूल है। तो अब देखना स्टेट फंक्शन में क्या होगा। स्टेट फंक्शन का मतलब होता है कि जो केवल क्या करे, जो पाथ से इंडिपेंडेंट हो, पाथ से इंडिपेंडेंट हो उसे बोलोगे स्टेट फंक्शन। पाथ से इंडिपेंडेंट मतलब जैसे पाथ से इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, ये देखो ये तुम्हारा दो रास्ते हैं, एक तुम्हारा स्ट्रेट रास्ता है और एक है तुम्हारा सेकंड कौन सा रूट है, ये वाला। ठीक है, तुम यहाँ पे हो, अब तुम इस रास्ते से जा रहे हो, मान लो तुम निकले 7 बजे, नहीं 7 बजे नहीं, तुम मान लो 5 बजे निकले, ठीक है, और यहाँ पे स्कूल में टाइमिंग आपको 7:30 में स्कूल पहुंचना है। तुम 5 बजे निकले, लेकिन तुम कौन से रास्ते से जा रहे हो, तुम ऊपर वाले रास्ते से जा रहे हो, ऐसे ऐसे घूमते घूमते जा रहे हो 5 बजे निकल के। अब बताओ तुम 5 बजे निकले और ऊपर के रास्ते से गए और तुम पहुंच रहे हो स्कूल में 8 बजे, और कोई दूसरा बच्चा है वो 7 बजे निकल रहा है, लेकिन वो कौन सा रूट फॉलो कर रहा है, ये वाला, और वो स्कूल पहुंच गया 7:10-15 पे। स्कूल में किसको अलाउ होगा, 7:15 जो 15 मिनट में पहुंचा है। हाँ जो ये मतलब जो इसको फॉलो किया है, ऊपर वाले को तो अलाउ नहीं होगा। अब Okay. ऊपर वाला बच्चा बोलेगा कि सर मैं देखो मैं बहुत सुबह उठा था, मैं बहुत टाइमली उठा था, फिर भी उसका मतलब सर टीचर को कोई मतलब है कि भाई तुम टाइमली उठे हो कि जल्दी आए हो, क्या कर रहे हो? No sir. नो सर No sir. नहीं नहीं होगा ना। लेकिन ये बच्चा देखो लेट से जगह है, ये 7 बजे निकला है और ये पहुंच गया, ठीक है, तो इसको मतलब एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है कि भाई हाँ मैं लेट से जगा हूँ क्या, कुछ भी मतलब पहले No जगा हूं? sir. नहीं ना। No sir. तो इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं स्टेट फंक्शन। क्या बोलते हैं, State स्टेट, function. स्टेट State function. फंक्शन। स्टेट फंक्शन वैसा फंक्शन होता है जो कि किस पे डिपेंड करे, जो कि केवल इनिशियल और मतलब फाइनल, जिसको केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब है, जिसको पाथ से मतलब नहीं है, जिसको पाथ से मतलब नहीं है, ठीक है। और एक दूसरा होगा इसके ठीक उल्टा पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन में क्या होगा, पाथ फंक्शन का मतलब क्या होगा बताओ, जिसको रास्ते से मतलब हो कि तुम किस रास्ते से जा रहे हो, जिसको रास्ते से मतलब हो वो क्या हो गया, वो पाथ फंक्शन हो गया, ठीक है। ऐसे मान लो एक कार है, अब एक कार जो है ऊपर से जा रहा है खराब रास्ते से और एक अच्छे रास्ते से जा रहा है, किसका टायर खराब होगा, तो खराब रास्ते से हाँ एक खराब तो रास्ते मतलब से जा रहा है। कार का जाना पाथ फंक्शन हुआ या स्टेट फंक्शन हुआ। Path function. पाथ फंक्शन होता है मतलब ऐसा फंक्शन जिसको रास्ते से मतलब हो कि तुम कौन से रास्ते से जा रहे हो, जैसे वो इसका नाम ही पाथ है ना, Yes sir. जिसको पाथ से ये मतलब हो। और स्टेट फंक्शन क्या हो गया, जिसको पाथ से कोई मतलब नहीं कि आप कैसे ले जा रहे हो, ठीक है। अरे समझ में आया? Yes sir. Yes sir. Yes. तो यही आपका स्टेट ऑफ द सिस्टम में स्टेट फंक्शन था। स्टेट फंक्शन क्या है, दोज फंक्शन विच डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, जिसे केवल स्टार्टिंग और एंड से मतलब हो, does not depend upon the path, मतलब जिसको पाथ से कोई मतलब ना हो कि आप किस रास्ते से जा रहे हो, टीचर को कोई मतलब नहीं कि आप कौन से रास्ते से स्कूल आ रहे हो, ठीक है। does not depend upon the path or mechanism followed by the system to achieve final state are called state function। स्टेट फंक्शन को डिनोट किया जाता है कैपिटल, याद रखना कैपिटल लेटर से हम दिखाते हैं, और ये कैपिटल लेटर से देखो ये क्या है, EHS, ये सब तुम इसको अभी बस इग्नोर करो, ये सब धीरे धीरे तुम कर लो। तुम अभी क्या क्या जानते हो, T फॉर टेम्परेचर जानते हो, P फॉर प्रेशर जानते हो, V फॉर वॉल्यूम जानते हो, Volume. Yes sir. ठीक है। बाकी तुम आगे इस चैप्टर में पढ़ लोगे। इसको इंट्रोपी बोलते हैं, G को गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं, H इंथैल्पी हो गया, ठीक है। तो ये सब हम आगे पढ़ लेंगे, बाकी सबको तुम अभी इग्नोर करो, ठीक है। स्टेट फंक्शन क्या होता है, इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अरे Yes बोलो। sir. Yes, sir. Yes, sir. दूसरा हो जाएगा आपका पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन जिसको पाथ से डिपेंड हो,
अब तुम्हारा साइकिल है, वो साइकिल का पहिया पाथ पे डिपेंड करेगा कि नहीं? यस सर करेगा। तो अगर मान लो इसी रास्ते से ले जाओ जहाँ पे बहुत सारे क्या है, मतलब रोड पे शीशे गिरे हुए हैं, कील गिरे हुए, तो पंक्चर हो जाएगा ना तुम्हारा। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विच डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे, एज वेल एज पाथ, जिसको पाथ से भी मतलब हो कि आप किस पाथ से जा रहे हो, उसे क्या बोलोगे? पाथ फंक्शन बोलोगे। पाथ फंक्शन को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, छोटा से। और इसका एग्जांपल क्या हो गया? वर्क डन, W, हीट मतलब Q। देखो स्मॉल से डिनोट किया गया है ना। सर अच्छा देखो इसको समझ लो, ये हीट को क्यों पाथ फंक्शन बोला गया? देखो अगर मान लो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस का एक एक लोहा का टुकड़ा, एक लोहा का आयरन का टुकड़ा है जिसका टेम्परेचर क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे एक और हम, मतलब ये क्या है? आयरन का टुकड़ा एक, और ये दूसरा आयरन का टुकड़ा है। ठीक है, अब बताओ इन दोनों को हम जोड़ दें, एक एक मेटल से जोड़ देंगे, तो बताओ इस आयरन का टेम्परेचर मान लो पहले 25 है, ये बढ़ेगा कि नहीं? यस सर बढ़ेगा। बढ़ेगा। ठीक है, चलो तुमने स्टेट से जोड़ दिया। अगर कोई मान लो इसको स्टेट से ना जोड़ता और कैसे जोड़ता? Path. ऐसे करके, तो अभी भी ये तो गर्म तो होगा ही, यस सर। लेकिन क्या उतना ही गर्म होगा जितना पहले जैसे जिस केस मतलब स्ट्रेट लाइन में से जोड़ रहे थे, क्या उतना ही गर्म होगा? नो सर No, उससे sir. कम होगा। कम होगा ना, उससे कम हो गया ना। क्यों? क्योंकि तुमने बड़ा Yes, रोड sir. ले लिया, बड़ा रोड ले लिया, तो बताइए Yes, sir. हीट का फ्लो पाथ पे डिपेंड किया कि नहीं? यस सर आप पे डिपेंड Yes, करेगा। sir. इसलिए को हम पाथ फंक्शन बोलेंगे नहीं, हीट को पाथ फंक्शन बोलेंगे। और क्योंकि पाथ फंक्शन तो इसको स्मॉल स्मॉल लेटर से दिखाएंगे, और क्यों बोलेंगे नहीं बताओ। यस सर। लेकिन यहाँ पे समझो, ये स्टेट फंक्शन जैसे तुम्हारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम कैसे तुम्हारा स्टेट फंक्शन है? अब बताओ, ये तुम्हारा बाल्टी है, ठीक है, इसका कैपेसिटी है कि 100 लीटर इसमें तुम पानी रख सकते हो। अब कोई क्या करे, और यहाँ पे आपका नल है, यहाँ पे कोई क्या है भाई, एक मान लो एक नल है। अब ये नल से तुम अगर पाइप जोड़ दोगे तो ये 100 लीटर इसमें आके भर जाएगा कि नहीं बताओ? यस सर। Yes, sir. अब ये पाइप अगर कोई मान लो कोई बहुत बड़ा पाइप जोड़ दे, तो क्या इसमें अब कम पानी हटेगा क्या? No, sir. नो अब सर। 100 भाई, छोटे से पाइप से तुम पानी भरो या बड़े से, या फिर सपोज करो ये पाइप को हटाकर डायरेक्ट नल के नीचे ही रख दे, तभी वॉल्यूम तो 100 ही आएगा ना। Yes, sir. तो वॉल्यूम तुम्हारा स्टेट फंक्शन हुआ कि पाथ हुआ? स्टेट फंक्शन। Sir, स्टेट state फंक्शन function. हुआ ना। हाँ, तो वॉल्यूम आपका स्टेट फंक्शन हो गया। सिमिलरली तुम्हारा क्या हो जाएगा? प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है, ये सब क्या हो गया? आपका स्टेट फंक्शन। इसको पाथ से कोई मतलब नहीं होता है कि आप किस रास्ते से जा रहे हो, ठीक है। और समझ में आ रहा है? देखो फिर Yes, sir. वही Yes, बात sir. फिर से लिखा हुआ है, स्टेट फंक्शन क्या होता है? जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं. नहीं करे, नॉट डिपेंड। और पाथ फंक्शन नाम में ही पाथ है, तो क्या हो? पाथ पे डिपेंड करे, Path पर depend पे डिपेंड करे, ठीक है। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। तो ये जो प्रॉपर्टी है, इसको बस थोड़ा सा मैं केवल ये बता दे रहा हूँ, इसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कल बताओ, कल मैंने बताया था, किसी को याद है इंटेंसिव प्रॉपर्टी? यस सर। हाँ बताओ, याद है तो? सर जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। किस चीज पे? Matter. मास से इंडिपेंडेंट होता है। देखो कल मैंने ऐसे याद किया था, आईएन से इंटेंसिव और आईएन से इंडिपेंडेंट। यस मतलब सर। ये जो होता है ना, ये मास से इंडिपेंडेंट होता है, अमाउंट से इंडिपेंडेंट होता है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट, अरे कल नहीं बताया था कि थोड़ा सा पानी है, एक बोतल पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, और एक टैंकर पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 ही होगा ना। सर। मतलब पानी कितना भी हो,
अगर मान लो एक छोटे से मग में पानी रखोगे या तुम एक टेस्ट ट्यूब में रखोगे, टेस्ट ट्यूब में पानी रखोगे तो क्या उसको बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा क्या? नो सर, No, sir. बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? अब वो मास पे डिपेंड नहीं ना कर रहा है, नो सर, तो जो No, मास No, पे sir. डिपेंड नहीं करता है उसे बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो मास पे डिपेंड करे उसे बोलोगे एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये क्या करेगा? ये मास पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये इंटेंसिव और एक्सटेंसिव को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी सबको देखो ना, यहाँ पे देखो ना, बॉइलिंग पॉइंट को इंटेंसिव बोल दिया है ना। यस सर, देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम मास पे डिपेंड करेगा कि नहीं? Yes, sir. वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा? मास पे डिपेंड करेगा ना। Mass per. यस बताओ, सर, ये मास तुम्हारा, वॉल्यूम तुम्हारा मास पे डिपेंड कर रहा है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं हुआ? यस सर, मास तो Yes, खुद sir. मास पे डिपेंड करेगा, तो मास तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। बाकी ये देखो तुमको डेंजर डेंजर नाम दिख रहा है, हीट कैपेसिटी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, गिब्स एनर्जी, ये सारे इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो आगे हम लोग एक एक करके सारे पढ़ेंगे, सभी को ही पढ़ेंगे। अभी तुम बस ये मास और वॉल्यूम को जानते हो, लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या हो? जो मास पे डिपेंड ना करे, जैसे तुम्हारा प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, ठीक है। पानी के, थोड़ा सा पानी का जो डेंसिटी होगा वही ज्यादा पानी का डेंसिटी होगा, डेंसिटी थोड़ी चेंज होता है। मेल्टिंग sir. पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये सारे क्या है? ये मास पे डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट होते हैं। तो सारे क्या हो गए? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गए। सबको हम पढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक और एग्जांपल दिया हुआ है, कुछ इसके पॉइंट है। ये आइसोथर्मल वगैरह देखो, हमने कल भी बात किया था, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थोड़ा अब कम कम ही लेके चलेंगे, ज्यादा बर्डन नहीं है। अब हम लोग का सिलेबस ट्रैक पे आ गया भाई, अब हम लोग पीछे नहीं है।